बिल्कुल। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने मतलब लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं, हिंदी अनुवाद भी है और एक यूट्यूब समरी भी है इसकी। देखिए, मकसद सीधा है। कियोसाकी ने अपने दो पिताओं, एक जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे रिच डैड, उनके अनुभवों से पैसे, सोच और जिंदगी के बारे में जो सीखा ना, उसके जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं उन्हें समझना। और शायद सबसे मजेदार बात तो यह है कि कैसे अमीर और गरीब या मिडिल क्लास लोग पैसे को लेकर इतने अलग ढंग से सोचते हैं और फिर उसी सोच के हिसाब से काम भी करते हैं। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये असल में ना सोच के पैटर्न के बारे में है। कियोसाकी के पुअर डैड, वो उनके अपने पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी थे, हवाई में शिक्षा प्रमुख। उनका जोर हमेशा एक अच्छी नौकरी, सिक्योरिटी, पेंशन, इन चीजों पर रहा। हाँ, वही अपना पारंपरिक रास्ता कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, मेहनत करो, रिटायर हो जाओ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, उनके दोस्त माइक के पिता। वो शायद 8वीं पास भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, पर वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने की राह पर थे। उनका पूरा ध्यान बिजनेस खड़ा करने पर, निवेश करने पर और मतलब पैसे से पैसा बनाने पर था। कियोसाकी कहते भी हैं कि इन दोनों एकदम अलग सलाहों के बीच बड़े होने से उन्हें खुद सोचना पड़ा, अपना रास्ता चुनना पड़ा। और यहीं से वो मानसिकता का फर्क वो दिखना शुरू होता है। जैसे वो एक बात कहते हैं ना कि गरीब डैड अक्सर कहते थे, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, और बात खत्म। मतलब दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। हाँ, ये एक तरह का, जैसे आपने कहा, दिमाग बंद, एक मानसिक स्टॉप साइन लग गया। जबकि अमीर डैड, वो इस वाक्य से चिढ़ते थे। उनका मानना था कि सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल होना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को दौड़ाता है ना, समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल देता है। तो ये सिर्फ पैसे की कमी या ज्यादा होने की बात नहीं है, ये इस बात पर है कि उस पैसे के बारे में हम घर पर सुनते क्या हैं, सोचते क्या हैं, है ना? बिल्कुल। गरीब डैड की दुनिया में स्कूल की पढ़ाई, डिग्री, ये हीरो थे। जबकि अमीर डैड की दुनिया में वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, वो सबसे अहम थी। सही कहा। और ये फर्क उनकी रोजमर्रा की सोच में दिखता था। जैसे एक डैड के लिए अपना घर, वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, सबसे बड़ा निवेश। हाँ, हम सब यही सोचते हैं ज्यादातर। हाँ, लेकिन दूसरे डैड मानते थे कि घर एक दायित्व है, लायबिलिटी है। और वो कहते थे कि अगर आपका घर ही आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप असल में मुश्किल में हैं। अच्छा। एक कहते थे भाई जोखिम से बचो, सेफ चलो। दूसरे सिखाते थे अरे जोखिम को समझो और उसे मैनेज करना सीखो। एक का था कि बिल आया फौरन चुकाओ। दूसरे अपने बिल भरने में थोड़ी देर करते थे जानबूझकर, अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। ये पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। कियोसाकी की अपनी कहानी में बड़ी दिलचस्प है कि वो इस रास्ते पर लगे कैसे। वो बताते हैं ना कि जब वो 9 साल के थे तो उन्हें और उनके दोस्त माइक को कुछ अमीर बच्चों ने खेलने से मना कर दिया था। हाँ, ये कहकर कि तुम लोग गरीब बच्चे हो। अब बच्चों के लिए तो ये बड़ी चुभने वाली बात होती है। बिल्कुल। हाँ। और इसी चोट ने उन्हें अमीर बनने के लिए मतलब एक तरह से प्रेरित किया। और यहीं से उनकी पहली बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हुई। उन्होंने पैसे बनाने का तरीका निकाला, पुरानी टूथपेस्ट ट्यूब्स इकट्ठा करना। हाँ, और प्लान था कि उन लेड ट्यूब्स को, उस जमाने में शायद लेड की होती थी, हाँ, होती थी। उनको पिघलाकर प्लास्टर के सांचों में निकल के सिक्के बनाएंगे। कमाल का आइडिया था वैसे बच्चों के हिसाब से। पर उनके पिता ने समझाया कि बेटा ये तो जालसाजी है, काउंटरफीटिंग, ये तो गैर कानूनी है। हाँ। तो उनका पहला बिजनेस तो मतलब शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। लेकिन यहाँ रिच डैड की सोच काम आई। उन्होंने डांटा नहीं बल्कि कहा तुम तभी गरीब हो जब तुम हार मान लेते हो। सबसे जरूरी बात है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग तो सिर्फ अमीर बनने की बातें करते हैं, सपने देखते रहते हैं। तुमने कम से कम कुछ कदम तो उठाया, लगे रहो। और यहीं से कियोसाकी का पहला सबक शुरू होता है जो शायद सबसे बुनियादी है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। सही। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम सब तो यही देखते हैं कि लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कियोसाकी का मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्ग वो अपनी पूरी जिंदगी सुबह उठकर किसी और के लिए काम करने और तनख्वाह पाने में लगा देते हैं। वो पैसे के पीछे भागते हैं। अमीर लोग इसके उलट वो तरीके ढूंढते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, उनकी गैर मौजूदगी में भी। और इसे सिखाने का रिच डैड का तरीका भी बड़ा अनोखा था।
उन्होंने कियोसाकी और माइक को अपने एक स्टोर में काम पे रख लिया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर। हाँ, कुछ ही हफ्तों में कियोसाकी का पारा चढ़ गया। उन्हें लगा कि भाई ये तो जानवरों की तरह काम ले रहे हैं और पैसा कुछ भी नहीं दे रहे। वो नौकरी छोड़ने तक को तैयार हो गए थे। रिच डैड ने जानबूझकर ये स्थिति बनाई थी असल में। जब कियोसाकी शिकायत करने पहुंचे तो रिच डैड ने पहले उन्हें घंटों इंतजार करवाया, फिर समझाया। उन्होंने कहा, देखो ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, कम पैसों में काम करते हैं, फिर जब तनख्वाह थोड़ी बढ़ती है तो खर्चे बढ़ा लेते हैं और हमेशा पैसे के लिए जूझते रहते हैं। हाँ, इसी को उन्होंने चूहा दौड़ या रैट रेस कहा, एक अंतहीन चक्कर। उन्होंने समझाया कि दो भावनाएं, डर और इच्छा या कह लें लालच, ये लोगों को इस दौड़ में फंसाए रखती हैं। एक तरफ बिल न चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर, हमेशा पैसे कम पड़ने का डर, और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे से मिलने वाली अच्छी चीजों की इच्छा। एक बड़ा घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, छुट्टियों पर जाना है, वो लालच। और इन दोनों भावनाओं के बीच पिसता हुआ इंसान रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, बिल चुकाता है और फिर अगले महीने का इंतजार करता है। बिल्कुल, बिना ये सवाल पूछे कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी। रिच डैड ने कियोसाकी से कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो कि पैसे के लिए कैसे काम करते हैं तो स्कूल जाओ, वहां तुम्हें यही सिखाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे तो वो मैं सिखा सकता हूं। और फिर उन्होंने उनकी वो 10 सेंट वाली तनख्वाह भी बंद कर दी। अरे हाँ, कहाँ, आप मुफ्त में काम करो और देखो कि तुम पैसे कमाने के क्या तरीके सोच सकते हो अपने दिमाग से। ये बड़ा क्रूर तरीका लग सकता है सिखाने का। हाँ, लग सकता है, पर ये अनुभवात्मक शिक्षा थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं। रिच डैड लेक्चर नहीं देते थे, वो हालात बनाते थे ताकि बच्चे खुद सीखें अनुभव से। उनका मकसद था कि बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानें, डर को, इच्छा को। वो समझें कि कैसे ये भावनाएं उनके सोचने के तरीके को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, जैसे जब पैसे की कमी का डर लगता है तो 99% लोग क्या करते हैं? नौकरी ढूंढते हैं। हाँ। ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है ना? हाँ, सीधा सा रिएक्शन है। रिच डैड चाहते थे कि वो रुकें और सोचें, इस डर या इस इच्छा के परे क्या कोई और रास्ता है जिससे पैसा बनाया जा सके? क्या कोई अवसर है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं? उनका मानना था कि ज्यादातर लोग डर से प्रेरित होकर फैसले लेते हैं, जुनून या रचनात्मकता से नहीं। तो पहला सबक हुआ, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे भगाओ और अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें अपने काबू में रखो। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो है वित्तीय साक्षरता की जरूरत, फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी कहते हैं कि ये सबसे जरूरी है, जैसे किसी इमारत की नींव। बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिना पैसे की समझ के अमीर बनने की कोशिश करना वो ऐसा है जैसे आप 6 इंच की कंक्रीट स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, सही है। नींव मजबूत होनी चाहिए, और ये नींव है संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। रिच डैड ने ये फर्क समझाने के लिए शब्दों से ज्यादा चित्रों का इस्तेमाल किया था ना, कैश फ्लो पैटर्न दिखाए थे। हाँ, नियम नंबर 1 बहुत सीधा था, संपत्ति और दायित्व का फर्क समझो और हमेशा संपत्ति खरीदो। कियोसाकी कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो बस इतना ही जानना जरूरी है। परिभाषा वाकई बहुत सरल रखी उन्होंने। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सिंपल। हाँ, वो कहते हैं अगर अमीर बनना है तो जिंदगी भर संपत्ति खरीदने पर ध्यान दो, अगर गरीब या मध्यम वर्ग में रहना है तो दायित्व खरीदते रहो। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगता है, पर असल में गड़बड़ कहाँ होती है? फिर लोग क्यों नहीं कर पाते? गड़बड़ होती है पहचानने में। कियोसाकी बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के कैश फ्लो पैटर्न, मतलब नकदी प्रवाह के जो नक्शे हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ। अमीर लोग ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जिनसे लगातार आमदनी होते रहे, जैसे किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी हो गई, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसे बिजनेस जिनमें रोज मौजूद न रहना पड़े, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रॉयल्टी वगैरह। अच्छा। और इस आमदनी से वो फिर और संपत्ति खरीदते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। और गरीब या मध्यम वर्ग? वो अक्सर दायित्व खरीदते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका है अपना घर। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा हिला देता है। हाँ, ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कियोसाकी कहते हैं नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए उनका घर एक दायित्व है, एक लायबिलिटी। क्यों? वो ऐसा क्यों मानते हैं?
क्योंकि घर लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता है। सोचिए ना, होम लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मरम्मत, रख-रखाव, ये सब खर्चे हैं। हाँ, बात तो सही है, खर्चा तो है। बेशक घर की कीमत बढ़ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप उसे बेचकर वो बढ़ावा पैसा अपनी जेब में नहीं डालते, तब तक वो मुख्य रूप से खर्चा ही है जो आपकी नकदी प्रवाह को, आपके कैश फ्लो को कम कर रहा है। कियोसाकी ने जब अपने दोनों डैड्स के वित्तीय चित्र बनाए थे ना, तो गरीब डैड की बैलेंस शीट में घर संपत्ति वाले कॉलम में था, लेकिन रिच डैड के नजरिए से ये असल में दायित्व कॉलम में जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार पैसा बाहर निकाल रहा था। अच्छा, मतलब जब तक कोई चीज आपके लिए पैसा कमाना शुरू ना कर दे, वो असल में संपत्ति नहीं है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, कैश फ्लो के नजरिए से। मोटे तौर पर हाँ, बिल्कुल। नकदी प्रवाह के नजरिए से तो यही सच है। एक और उदाहरण जो कियोसाकी देते हैं वो वित्तीय निरक्षरता को दिखाता है। मान लीजिए एक युवा जोड़ा है, क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ है। हाँ। वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, अपने घर को रीफाइनेंस करके होम इक्विटी लोन लेते हैं और उससे सारे क्रेडिट कार्ड चुका देते हैं। उन्हें लगता है वाह क्या बढ़िया काम किया। हाँ, लगता तो है। एक लोन हो गया, ब्याज दर कम हो गई, शायद मासिक किस्त भी कम हो गई। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद कहीं सेल लगती है, वो सिर्फ देखने जाते हैं और सोचते हैं चलो थोड़ा ही तो है, और क्रेडिट कार्ड फिर से इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, ये होता है। थोड़े ही समय में वो वापस उसी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और ऊपर से घर पर लोन और बढ़ गया। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना समस्या का हल नहीं है, अगर आपके खर्च करने का पैटर्न और पैसे की समझ ही गलत है। ये वित्तीय निरक्षरता है, फाइनेंशियल इलिटरेसी। तो दूसरा सबक हुआ संपत्ति और दायित्व का फर्क समझो और लगातार संपत्ति बनाओ। अब तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? क्या नौकरी छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहो, तनख्वाह कमाते रहो, लेकिन साथ ही साथ अपना ध्यान अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर लगाओ। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी आय व्यय के ब्यौरे पर यानी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं कि तनख्वाह कितनी आ रही है, खर्चे कितने हो रहे हैं। हाँ। अमीर लोग अपनी बैलेंस शीट के संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, उसे बढ़ाने पर फोकस करते हैं। इसे समझाने के लिए वो मैकडॉनल्ड्स वाले रेक रोक का किस्सा सुनाते हैं ना, बड़ा अच्छा उदाहरण है वो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। रे क्रोक एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में MBA छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। बाद में छात्रों के साथ बियर पीते हुए उन्होंने पूछा, आप लोग बताओ मैं किस बिजनेस में हूँ। सब हंसे। एक छात्र बोला, रे कौन नहीं जानता, आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। जाहिर है। रे ने कहा, मुझे लगा ही था आप यही कहेंगे, लेकिन मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट? ये कैसे? वो तो बर्गर बेचते थे। रे क्रोक जानते थे कि उनका काम हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना है, ये उनका प्रोफेशन था। हाँ। लेकिन उनका असली बिजनेस वो जमीन थी जिस पर वो फ्रेंचाइजी खुलती थी। हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन सबसे जरूरी थी। असल में वो जो फ्रेंचाइजी खरीदने वाला होता था ना, वही मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन के लिए वो प्राइम लोकेशन वाली जमीन खरीद रहा होता था एक तरह से। ओहो। तो रे क्रोक का प्रोफेशन था हैमबर्गर, पर उनका बिजनेस था रियल एस्टेट जमा करना। गजब। तो यहाँ प्रोफेशन और बिजनेस का फर्क समझना जरूरी है। मतलब जैसे कोई बैंकर है, उसका प्रोफेशन बैंकिंग है, पर जब तक वो बैंक का मालिक नहीं है, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है। वो तो किसी और के बिजनेस को बनाने में मदद कर रहा है ना, शेयर होल्डर्स के। ये और पैसा कमाए। कियोसाकी कुछ उदाहरण भी देते हैं कि किस तरह की चीजें वास्तविक संपत्ति हो सकती हैं, मतलब किन चीजों पर फोकस करें। हाँ, वो कुछ कैटेगरी बताते हैं, जैसे पहला, ऐसे बिजनेस जिनमें आपको रोजाना मौजूद रहने की जरूरत ना हो, मतलब आप मालिक हो पर मैनेजमेंट कोई और संभाले। दूसरा, स्टॉक्स या शेयर, किसी अच्छी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। तीसरा, बॉन्ड्स, कंपनियों या सरकार को दिया गया उधार जिस पर ब्याज मिले। चौथा, आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट, जैसे किराए पर दी गई दुकान या मकान। अच्छा। पांचवा, नोट्स, IOUs, मतलब किसी को दिया गया कर्ज जिससे नियमित आय हो। छठा, बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई किताब लिखी, गाना बनाया या कोई आविष्कार किया, उससे मिलने वाला पैसा। और सातवां, ऐसी कोई भी चीज जिसकी कीमत हो, जो आय पैदा करे या समय के साथ उसकी कीमत बढ़े और जिसका एक तैयार बाजार हो, जैसे सोना, कलाकृतियां वगैरह। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसी संपत्ति खरीदो जिनसे आपको प्यार हो, है ना?
मतलब जिसमें आपकी रुचि हो। ये क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प सलाह है। वो कहते हैं कि अगर आपको रियल एस्टेट में मजा आता है तो उसमें निवेश करें। अगर शेयर बाजार समझना अच्छा लगता है तो स्टॉक्स में पैसा लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी संपत्ति से लगाव रखेंगे, तभी आप उसका ठीक से ध्यान रखेंगे, उसके बारे में और सीखेंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए मतलब बेमन से कुछ करने से शायद उतना अच्छा परिणाम ना मिले। उसमें मजा भी आना चाहिए। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, रिच डैड पुअर डैड से हमने कुछ बहुत बहुत गहरे सबक सीखे हैं। पहला तो वो सोच का नजरिया बदलना, मैं नहीं खरीद सकता से मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं तक का सफर। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये संभावनाओं को खोलता है। का रास्ता देखना, यानी सिर्फ पैसे के लिए काम न करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, और ये समझना कि कैसे डर और लालच हमें उस दौड़ में फंसाए रखते हैं। तीसरा, सबसे जरूरी शायद, वित्तीय साक्षरता की नींव रखना, फाइनेंशियल लिटरेसी। खासकर संपत्ति जो पैसा जेब में डाले और दायित्व जो पैसा जेब से निकाले, इस फर्क को गहराई से समझना और लगातार संपत्ति बनाने पर ध्यान देना, यहां तक कि घर जैसी चीजों को भी इसी नजरिए से परखना। हाँ, और चौथा, अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने असली बिजनेस पर ध्यान देना, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करना ताकि आपकी आमदनी सिर्फ आपकी नौकरी पर निर्भर न रहे। ये सारे विचार किसी की भी मौजूदा आर्थिक हालत चाहे जो भी हो, उसे पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं है, ये असल में पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने और उसे बेहतर बनाने के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम पैसे के गुलाम न बने बल्कि उसके मालिक बने। अपनी भावनाओं को समझकर हम ज्यादा सोच समझकर वित्तीय फैसले ले सकते हैं। सोचने के लिए अंतिम विचार, कियोसाकी एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं आखिर में, पैसा असल में सिर्फ एक विचार है, मनी इज जस्ट एन आइडिया। और वो ये भी कहते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, उसे बनाते हैं। हाँ, अगर ये सच है तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सिर्फ पैसे के बारे में अपनी सोच बदलकर अपनी आर्थिक सच्चाई को बदल सकते हैं? शायद असली दौलत, असली संपत्ति वो हमारे दिमाग में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।